अब जरा ऑपोजिशन के साथ भी जरा दो दो हाथ कर लें कि ऑपोजिशन भी अब लगता है कि आमने सामने आके खड़ी हो गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और एहसन इकबाल साहब का मामला जो है वो कल से शुरू हुआ, जब एहसन इकबाल साहब तकरीर करना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर साहब ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को माइक दे दिया और उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब ने चंद रिमार्क्स एहसन इकबाल साहब के ऊपर कस दिए। उसके बाद ये मामला वहां रुका नहीं, बल्कि मामला आज भी गर्म रहा। हुआ क्या दोनों के दरमियान, जरा देखिए, फिर मैं सवाल करता हूं तारड़ साहब से, सुनिएगा जरा। मैं कोई इतना छोटा भी नहीं, माशाल्लाह 6 फुट 2 इंच मेरा कद है कि आपकी नजर से मैं ओझल हो जाऊं। The honorable member from Narowal seems to believe कि उसके हाइट के मुताबिक उससे बुलाया जाना चाहिए। सर ये कागजी ओहदेदार है, इसका कोई हैसियत ही नहीं है। हमारा ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है कि अगर हम किसी मौजू पे बात करना चाहें तो आप तवक्को करें कि हमारी तरफ करम की पड़ेगी, तो ये हमारा हक है, इसमें कोई बेजा बात नहीं है। एक इतना बड़ा वाकया हुआ है, जनाब मिनिस्टर साहब खड़ा हो जाता है, कोई कागजी ओहदेदार नून लीग का खड़े हो जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चुकाने के लिए खड़े हो जाते हैं। और जनाब इसके बाद हुआ यह कि एहसन इकबाल साहब ने आज ट्वीट किया कि बिलावल भुट्टो उम्र में मेरे बड़े बेटे से छोटा है, बच्चों की बात का बुरा नहीं, दरगुजर करते हैं, उन्हें अभी बहुत कुछ सीखना होता है। कागजी वसीयत का उन पर हमला तो पीटीआई वाले करते हैं, पता नहीं उन्हें मुझ पर कागजी वार करने की जरूरत क्यों महसूस हुई। ये एहसन इकबाल साहब ने जनाब ट्वीट किया। ये तारड़ साहब, ये क्या हो गया, कहां से चले थे, किधर किधर चले थे, कितनी दोस्तियां थी, आज एक दूसरे को कागजी शेर और कागजी वार कर रहे हैं एक दूसरे पे। मंसूर साहब, मैं तो इसको बड़ा हेल्दी ट्रेंड समझता हूं। उसकी वजह है, मैं समझता हूं कि आने वाली इस मुल्क की सियासत में पीटीआई इररिलेवेंट होती जा रही है। मैं अपनी इस बात को दलील के साथ साबित करूंगा। आने वाले दिनों में मुकाबला ही पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी का होना है। मैं मंसूर साहब ऑन ग्राउंड तकरीबन 5 बाई इलेक्शन लड़के आया हूं। मुझे पीटीआई कोई इतनी खातिर खा वहां पे जमात नजर नहीं आई, और कराची जैसे शहर में फैसल वाडा जो सीट जीते थे वहां पे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का मुकाबला हुआ। पीटीआई 6ठे नंबर पे टीएलपी से भी नीचे आई। जो कराची जैसे शहर ने जब रिजेक्ट कर दिया, तो आने वाले दिनों में जो सियासत होनी है वो पीएमएलएन वर्सेस पीपल्स पार्टी होनी है। तो कोई बात नहीं, अगर हम थोड़ा वार्म अप कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तारड़ साहब एक मिनट, आपके स्टार्ट से जरा थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा। आपने कराची की एग्जांपल दी, लेकिन आप ही ने डस्का भी कवर किया था, आप ही ने वजीराबाद भी कवर किया था। इन तमाम जगहों के ऊपर पीटीआई ने आपको टफ फाइट दी है वहां पे। नहीं, देखिए मैं आपको अर्ज करूं, पीटीआई के जितने इलेक्टेबल्स हैं, सिटिंग गवर्नमेंट को एक जरूर एडवांटेज होता है बाय इलेक्शंस के अंदर। वो अपने काम भी करवाते हैं, वो डेवलपमेंट भी करवाते हैं, और मैंने अपनी आंखों से ये देखा है। देखिए बात ये है कि अगला इलेक्शन जब भी होना है तो मैं बहुत सारे इलेक्टेबल्स को या पीएमएलएन में या पीपल्स पार्टी में या किसी और जमात में जाता देख रहा हूं। ये भार नहीं उठाया जा सकता मंसूर साहब, मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए अंदलीब साहिबा मेरे लिए काबिल एहतराम है, इन्होंने कई फिगर्स कोट किए। तो मुझे बताएं ना, आज महंगाई 10.87% पे क्यों खड़ी है? हम 4% पे छोड़ के गए थे। ये भी तो पाकिस्तान का इदारा साहब, आप एक वकील हैं और आप बड़े खूबसूरती से ना असल सवाल को डिफ्लेक्ट करते हैं। स्टार्ट मैंने किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या कलमात अदा कर रहे हैं। मैं हाजिर हूं, आप पीटीआई के ऊपर अटैक करना शुरू हो गए। मैं पीपल्स पार्टी के हवाले से सवाल कर रहा हूं, क्या डिस्कशन हो रही है एक दूसरे के हवाले से? मेरा ख्याल है कि ये एक नोकझोंक का सिलसिला शुरू हुआ है, और मैंने आपको बताया कि क्यों हुआ है, क्योंकि असल मुकाबला आने वाले दिनों में हमारा ही होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता इररिलेवेंट हो जाएंगे, इलेक्टेबल्स ने छोड़ जाना है। और अभी भी मंसूर साहब, इनकी काबीना देख लें, इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी देख लें। मैं तो कई दफा नेशनल असेंबली पे नजर डालता हूं तो मुझे अपने आधे पुराने मेंबर नजर आते हैं जो हमारे बेंचेस पे बैठा करते थे, और एक दफा बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये कौन सी जमात के लोग हैं। तो ये आने वाले दिनों में आपको पता लग जाएगा कि क्या होने वाला है। अच्छा, दूसरी बात ये है तारड़ साहब, एक मिनट यहाँ पे मेरा सवाल बनता है। आपने थोड़ी देर पहले पिछले ब्रेक में आपने फरमाया था कि जी ऐप भुलेखे च ना कदी मारे जान। सर ऐप भुलेखा कहीं ताड़े नाल ना हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी उसके बाद 2 साल हैं, अभी भी अगर वो परफॉर्म करते हैं, अभी भी अच्छे इकोनॉमी के फिगर्स ले आते हैं, दे स्टिल हैव टाइम। वो जैसे कहते हैं ना, मैच में आखिरी ओवर तक गेम चलती है। आप ये ना समझे कि अभी 35 ओवरों का मैच हुआ तो आप मैच जीत गए। हम तो देखें ऑन ग्राउंड रीऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं। हम अपनी तंजीम को हर सूबाई हल्के की सतह पे ले गए हैं।
हम बड़ा सीरियसली अपना काम करें। गली मोहल्लों में जो लोग बेचारे तंग हैं गुर्बत से, मैंने महंगाई की शरह आपको बताई 10.87% है, और खाने पीने की अशिया, सीमेंट बिक रहा है जी। मैंने कहीं पे किसी तंदूर पे सीमेंट की रोटियां नहीं लगते हुए देखी। एक 15,000 या 20,000 रुपए माहाना तनख्वाह वाला शख्स, अद्वियात की कीमत में कई सौ गुना इजाफा, खाने पीने की अशिया। पाकिस्तान इदारा शुमारियात, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स कह रहा है कि रूरल एरियाज में, देहाती इलाकों में 15% है उसकी महंगाई, और शहरी इलाकों में तकरीबन 12 और 13% है। तो ये इसके समरात आम आदमी तक क्यों नहीं जा रहे? अगर ये फिगर फजिंग नहीं है तो इन्होंने पकड़ के सिर्फ जो प्रिविलेज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसको इन्होंने रिलीफ दिया। आम आदमी आज भी पिस रहा है। आज भी वो जालिब ने कहा था, वो अब तो खैर तकरीबन 32 रुपए मन आटा है, तो वो जालिब ने उस जमाने की रेट के मुताबिक कहा था। अब मैं इस दौर के मुताबिक कहूंगा कि 32 रुपए है मन आटा, उस पे भी है सन्ना आटा। देखिए बात यह है, आज भी चीनी 100 रुपए, और ये स्मगलिंग कौन कर रहा है मुझे बताएं ना। अगर बंपर क्रॉप है, आज अनाज उगाने वाला हम मुल्क है, वीट का बंपर क्रॉप है, बाहर बाजार में जाएं 80 रुपए किलो आटा है। गन्ने का बंपर क्रॉप है, मिलें शुगर पे शुगर बना रही हैं, आप बाहर जाएं 100 रुपए किलो चीनी है। आप मुझे बताइए कि ये बंपर क्रॉप के बावजूद आम आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा है इस मुल्क के अंदर। और ये जो कोविड की बात करें, आज बांग्लादेश भी तो कोविड से गुजरा है, एशियन टाइगर उसे कहा जा रहा है, उनकी ग्रोथ तकरीबन 9% के लगभग पहुंची पड़ी है, तो वो भी तो इसी एशिया का हिस्सा हैं। आपने पिछले 3 साल के अंदर गरीब को गरीब से गरीब तर किया, और मामला गुर्बत से भूख की तरफ जा रहा है। हम लैपटॉप बांट रहे थे, आप लंगर बांट रहे हैं। मैं जवाब ले लूं सर। मैं अंदलीप साहबा, ये वैसे मैं इनसे बात तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से करना चाह रहा था, लेकिन इनका फिर भी फोकस चले। पलविशा साहबा भी आगे। पलविशा साहबा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी। ये पलविशा साहब है, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एहसन इकबाल साहब के ऊपर बड़ा गुस्सा हो गए। इसकी क्या वजह थी? उन्होंने उनको कागजी ओहदेदार भी कह दिया। नून लीग के साथ इतने ज्यादा राहें जुदा हो गई हैं। देखिए जी, मैं समझती हूँ कि ये कोई नून लीग के ऊपर ऐसा कुछ अटैक नहीं था। मैं उधर ही थी, और मैं आपको ये वाउच कर सकती हूँ कि उस वक्त जब माइक मिला एहसन इकबाल साहब, वो चेयरमैन साहब को पहले, तो एहसन इकबाल साहब को शायद इस बात पे कोई एतराज़ हुआ, और ये एक दफ़ा नहीं, पहले बहुत दफ़ा हो चुका है। लिहाजा इस बात पर चेयरमैन साहब ने उनको जो है वो जवाब दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम आपस में इस किस्म का कोई जंगो जदल करने निकले हैं। इस वक्त हमारी तमाम तर जो तवानाई है और तमाम तर जो हमारा फोकस है वो ये बजट होगा, और उस पर बिलावल साहब ने, खुद चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अलल ऐलान शमिया शहबाज शरीफ साहब को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, ये कहा था कि उनकी तरफ से अनकंडीशनल सपोर्ट, किसी शर्त के बगैर तमाम तर सपोर्ट और ताउन की जो है वो पेशकश है, और उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी है। और अब मियां शहबाज शरीफ साहब पर है वो आए और आकर हमसे बात करें या राब्ता करें लीडरान से, और जैसे वो चाहते हैं इन एन एफर्ट टू आउस्ट दिस गवर्नमेंट, और इस बजट को हम जो है अपना जो हमारा किरदार है, जो अपोजिशन का किरदार है, इसको पास होने से रोकने के लिए जो कुछ करना चाहेंगे, जो कुछ अपोजिशन लीडर चाहेंगे, जो सपोर्ट चाहेंगे, वो बगैर किसी चून चरा, बगैर किसी शर्त के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो फराहम करेगी। साहिबा, वी शेप्ड इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं जी हम लोग, परचेजिंग पावर बेहतर होने जा रही है, ये तो बहुत अच्छी खबरें हैं। तो फिर हुकूमत का रास्ता क्यों रोकना है जी? जी बहुत अच्छी खबर है। मैं तो आपको कह रही हूँ कि पाक फौज की जो तनख्वाहें हैं उसमें 200% इजाफा किया जाए। सारे गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तनख्वाहों में कम से कम 100% जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया था वो कीजिए। उसके अलावा ये देखिए, बात यह है कि आम आदमी है लालची मंसूर। देखिए, अब उन्हें क्या पता कि चीनी वीनी से शुगर होती है, गंदम ज्यादा खाएंगे वजन बढ़ेगा। अच्छा, इसी तरह गोश्त, अंडे, दूध, इनके बगैर गुजारा हो सकता है। लिहाजा ये जो नंबर्स हैं इनको लिख लें एक बड़े से चार्ट पे, और सुबह शाम इनको देखें, और उनकी भूख को अफाका इसी से होगा। दूसरी बात यह कि आम आदमी को ये भी पता नहीं कि ये जो मिरेकुलस ग्रोथ हुई है, अभी मेरे हाथ में एडीपी का जीडीपी ग्रोथ रेट
जो है 2021 का फोरकास्ट है, जिसमें मालदीव 13.1% है, इंडिया 11 है, साउथ ये बांग्लादेश 6.8% है, श्रीलंका 4.1% है, नेपाल 3.1% है, अफगानिस्तान 3 है, हमारे लिए 2 है। ये सारे खैर पागल हैं, इनको क्या पता, लेकिन चूंकि ये मुर्गियों, अंडों और कट्टों ने, शहद की मक्खियों ने, चलें ठीक है, मैं तो मान रही हूँ कि रेट्स ठीक होंगे। और ये जो इतनी एक हमारा विजन था प्राइम मिनिस्टर साहब का, मुर्गियों का, अंडों का, कट्टों का, शहद की मक्खियों का, समंदर से गैस का और बहुत सी चीजें, वो जो है वो रंग लाया है। तो चूंकि वो रंग लाया है, आम आवाम तो मैं आपको कह रही हूँ कि वो तो बोलते रहेंगे, उनको बोलने दें, लेकिन कम से कम ये 2-4 चीजें तो आप कर देना। ये चीजें तो आप उनके मुंह पे मारे, IMF को तो आप कशकोल उठा के उसके मुंह पे मारें, क्योंकि ये तो चले खुदकुशी तो खान साहब ने नहीं की और अल्लाह ना करे कि वो करें या कोई और करे, लेकिन कम से कम जो वो पैसा है चाइना का, उसके लिए हम रीशेड्यूलिंग के लिए उनसे क्यों भीख मांग रहे हैं, वो उनके मुंह पे मार दें। इसी तरह जो इधर उधर से हमने पहले 2 साल में जमा किया था वो वापस करें, सऊदिया को उसका वापस करें। ये छोड़े, ये बातें जो हैं इतनी अच्छी, हम अपनी पिलर्स पे खड़ी हो गई है मईशत, क्यों हम ये जो है भीख पे गुजारा करते हैं। लिहाजा इसको अमली शक्ल दे, ये चीनी वीनी को जो है ये लालची अवाम को दे दें, तारड़ साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, तारड़ साहब पे दे, तारड़ साहब मुझे आज तक यहाँ कीमत नहीं पहुंची। तारड़ साहब मुझे शहबाज शरीफ साहब का वो एक बयान याद आ गया कि हम सबको चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर जो है वो सबको इकट्ठे होने की जरूरत है। तो अगर इस वक्त हुकूमत एक अच्छी डेवलपमेंट कर रही है तो क्या शहबाज शरीफ साहब की वही जो एक ऑफर थी, क्या आज भी वो टेबल पे मौजूद है या नहीं है? नहीं, देखिए, हमने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की भी बात की, हमने कश्मीर पे भी बात की, हमने कोविड में हम गए, खान साहब कोविड के इजलास से उठ के चले गए, बिलावल साहब भी थे, शहबाज शरीफ साहब भी थे। देखिए, अगर इनका ख्याल है कि ऑपोजिशन के बगैर ये चल सकते तो चला के देख लें। हमें अब इनके साथ बैठने का कोई शौक नहीं है। हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए, एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, मगर अब इनसे कोई बातचीत किसी भी मौजू पे नहीं हो सकती। ये रिंग रोड का स्कैंडल हो, आटे का हो, चीनी का हो, अद्वियात का हो, बिजली का हो, LNG का हो, फॉरेन फंडिंग हो, BRT हो, ये NRO लेने की कोशिश करेंगे। हमने अब इनको बेल आउट नहीं करना। कोई बात नहीं हो इन्होंने सकती। स्कैंडल किए हैं, बहुत शुक्रिया।